नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन ओनली पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पदार्थ का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इस पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे और पदार्थ की सभी अवस्थाओं को जानेंगे और लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। आज के इस वीडियो में पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो आज से अपन केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसके बारे में जानेंगे और इसके फादर के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, घटक, संगठन, गुणधर्म तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उसके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। तो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान क्या होती है? रसायन विज्ञान वह होती है जिसमें रासायनिक संरचना, संगठन, गुणधर्म और परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। तो 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो एंटोनी लेवोजियर को रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। और रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है जिसका अर्थ होता है काला। तो इसे थोड़ा और समझ लेते हैं। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान के जनक लेवोसियर को कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान का जनक कौन है? लेवोसियर। और अपने भारत का जान लेते हैं। प्रफुल्ल चंद्र राय ने रसायन शास्त्र के क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया और बाद में भारत में रसायन शास्त्र के पिता के रूप में पहचाने गए। तो भारत में रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? भारत में। तो भारत में प्रफुल्ल चंद्र राय को। ठीक। और प्रफुल्ल चंद्र राय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जगत में द नाइट्रेट मैन कहकर पुकारे जाते हैं। तो भारत की केमिस्ट्री का जनक कौन है? तो प्रफुल्ल चंद्र राय। और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जगत में द नाइट्रेट मैन कहकर पुकारा जाता है। पीसी राय की आत्मकथा लाइफ एंड एसोसिएशंस ऑफ बंगाली में केमिस्ट्री उनके सर्वश्रेष्ठ कार्यों में शामिल है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो पदार्थ या द्रव, इसे इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा जानेंगे, इसे समझेंगे क्या होता है। तो ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। जो वस्तु स्थान घेरती हो और उसका द्रव्यमान यानी वजन हो, वह क्या कहलाएगी? पदार्थ। तो इसकी थोड़ी परिभाषा जानते हैं। पदार्थ वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका अपना द्रव्यमान होता है, वह
बल लगाने पर या तो बल की दिशा में विस्थापित होती है या बल का विरोध करती है पदार्थ कहलाती है। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। तो क्या बोला अभी? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। जैसे क्वांटिटी ऑफ मैटर, जैसे जल, वायु, सोना, कुर्सी, किताब आदि सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ। कैसे हैं? तो जल का अपना द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है। वायु भी स्थान घेरती है और उसका वजन होता है। सोना का वजन होता है और स्थान घेरती है। कुर्सी कहीं भी रख दो तो स्थान घेरती है। किताब स्थान घेरती है आदि ये सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। जबकि ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं आदि पदार्थ नहीं है। तो ऊर्जा और प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं एक पदार्थ नहीं है क्योंकि ये स्थान नहीं घेरती हैं। पदार्थ की परिभाषा को जानते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो और जिसको अपनी 5 इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। तो इसमें 2 बातें बोली गई हैं। क्या? कि कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरे, ये 2 काम साथ में करे। जैसे किताब है तो किताब का वजन होता है और वह स्थान घेरती है तो वो क्या होगी? पदार्थ होगी। तो परिभाषा में स्पष्ट है कि कोई भी वस्तु उसका द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो तो वह क्या होगी? पदार्थ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ का क्लासिफिकेशन करेंगे अपन। तो पदार्थ को कितने भागों में बांटा अपन ने? पहले 2 भागों में। कौन कौन से? भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण में क्या है? ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण में 2 भागों में बांटा पहले अपन ने, जैसे शुद्ध पदार्थ और मिश्रण पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ में कौन कौन से हैं? तो इस शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा अपन ने, तत्व और यौगिक। तो तत्व में क्या है? धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक में क्या है? कार्बन और अकार्बनिक। और मिश्रण को जैसे अपन ने इसमें रासायनिक वर्गीकरण 2 भागों में बटा, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण पदार्थ। तो मिश्रण पदार्थ कौन कौन से हैं? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो इन्हें आगे समझेंगे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव, गैस यानी मतलब लिक्विड यानी द्रव और गैस। और 2 नई अवस्थाएं और कौन सी हैं? प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। तो इन्हें समझेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम आप ध्यान से देख लें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, प्लाज्मा अवस्था, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, इन सभी को समझेंगे। तो हमें आधुनिक समय में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पता चल चुकी हैं? 5। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, प्लाज्मा अवस्था और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। पहले कितनी अवस्थाएं पता थी? तो पहले ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं पता थीं। तो इन्हें समझेंगे। तो दोस्तों एक एक करके इन्हें समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ठोस अवस्था को समझते हैं। ठोस अवस्था में वस्तु
वस्तु का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। तो ठोस अवस्था कैसी होती है? ठोस जैसे लोहा, तो उसका आयतन और आकार निश्चित होता है। जैसे पत्थर, तो ठोस अवस्था में, तो आपको क्लियर कर दे रही, तो ठोस अवस्था में वस्तु का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। जब इन द्रव्यों का पर बाह्य बल लगाया जाता है तो इनका अपना आकार बनाए रखने का गुण होता है, अर्थात इनमें नगण्य संपीड़नता का गुण होता है। ठोस वस्तुओं में अंतर आणविक स्थान, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, कम होता है, जबकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, अर्थात इनका घनत्व अधिक होता है। तो इनका घनत्व अधिक होता है और आकर्षण बल अधिक होता है इनका, पर आणविक अंतर स्थान कम होता है इनका। तो इनमें सबसे ज़्यादा क्या घनत्व होता है? जैसे उदाहरण क्या है? लकड़ी, लोहे की छड़, कांच, पत्थर आदि। तो इसकी बिल्कुल सरल भाषा में डेफिनेशन समझाए। वह पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं ठोस कहलाता है। तो ठोस की परिभाषा क्या है? ठोस की परिभाषा यह है कि ठोस की परिभाषा है कि जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं वह ठोस होता है। ठीक। और दूसरी बात, अणुओं के मध्य अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, जबकि अंतराणुक बल सर्वाधिक होता है। जैसे लोहा, स्टील, ये भी इसके उदाहरण है। तो आप समझिए क्या? आप ये समझिए कि अंतर आणविक स्थान, ये दिख रहा ना आपको, ये अंतर आणविक स्थान इसमें बहुत कम होता है, पर इनमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, घनत्व इनका सबसे अधिक होता है। तो ये आपको डायग्राम से बताया, और ये इसका एग्जाम्पल है। क्या है? लोहा, स्टील, लकड़ी, छड़, कांच आदि, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो इनमें अपन ने क्या समझा? इसमें अपन ने समझा कि वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हों वह ठोस है, और अणुओं के मध्य अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, लेकिन अंतराणुक बल सर्वाधिक होता है। तो आपको डायग्राम से भी बताया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द्रव को जानते हैं। लिक्विड स्टेज। तो द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार, द्रव अवस्था में क्या होता है? तो द्रव अवस्था में आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव अवस्था में आकार अनिश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। तो द्रव अवस्था में आकार कैसा होता है? अनिश्चित, यानी निश्चित नहीं होता, और आयतन निश्चित होता है। जैसे अपन ने बाल्टी है, तो बाल्टी में पानी डाला तो उसका आयतन तो निश्चित है, पर आकार निश्चित नहीं है। पन्नी में भी, पॉलीथीन में भी पानी भर सकते हैं, मटके में भी पानी को भर सकते हैं, तो उसका आयतन निश्चित है, लेकिन आकार निश्चित नहीं है उसका। तो इसमें क्या समझिए आप द्रव अवस्था में? तो द्रव अवस्था में क्या होता है कि उसका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है, वह क्या कहलाएगी? द्रव अवस्था। ठीक। तो द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार निश्चित होता है, परंतु द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार निश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। द्रव पदार्थ जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। द्रवों में
अंतर आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है। और द्रवों में ठोस की अपेक्षा कम घनत्व होता है। तो द्रवों में जैसे अपन ने द्रव देखा अभी, तो उसमें अपन ने क्या देखा था कि उसमें अपन ने देखा था कि ये बहुत ठोस की अपेक्षा घनत्व कितना, उसमें ठोस में घनत्व अधिक था पर द्रव में घनत्व कम होता है। जैसे लिक्विड ये जल भरा है तो इसका घनत्व कैसा होता है, कम, और ठोस में घनत्व अधिक होता है। द्रव की डेफिनेशन समझते हैं। वह पदार्थ, द्रव पदार्थ क्या होता है उसे जानते हैं। वह पदार्थ जिसका आकार निश्चित नहीं होता और आयतन निश्चित होता है द्रव कहलाता है। द्रव के अणुओं के मध्य अंतर आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है और गैस की अपेक्षा कम होता है, जबकि अंतर आणविक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है और गैस की अपेक्षा अधिक होता है। उदाहरण के लिए क्या है, पारा, पानी, तेल, दूध और जल। तो आगे बढ़ते हैं। तो गैसीय अवस्था को जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो गैसीय अवस्था में पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो गैसीय अवस्था में क्या होता है, आकार और आयतन अनिश्चित होता है। और ठोस में क्या था, आकार और आयतन दोनों निश्चित थे। और द्रव में क्या था, द्रव में आकार अलग, मतलब आकार अनिश्चित था पर आयतन निश्चित था। तो गैस में क्या है, अब आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित हैं। तो गैसीय अवस्था में पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैसों में अंतर आणविक स्थान इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत अधिक होता है, इसीलिए उनमें उच्च स्पीडनता का गुण होता है। गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, इसलिए गैसों के अणु तीव्र गति से अनियमित गति करते हैं। तो गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल कैसा होता है, नगण्य, कम होता है, इसलिए गैसों के अणु तीव्र गति से अनियमित गति करते हैं। इनके उदाहरण क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब किसके उदाहरण हैं, गैस की। तो इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं गैस को। तो गैस की डेफिनेशन समझते हैं फिर से। वह पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता गैस कहलाती है। इनके अणुओं के मध्य अंतर आणविक स्थान सर्वाधिक और अंतर आणविक बल सबसे कम होता है। इसी कारण ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस के अणुओं के अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। तो आगे बढ़ते हैं। आपको अभी बताया क्या, अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक बल सबसे कम होता है, तो इसको समझते हैं। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा, इसमें अंतर आणविक बल यहाँ स्पेस ज़्यादा है तो ये कम है, पर इनमें अंतर आणविक स्थान सर्वाधिक है, तो इसमें स्थान सबसे अधिक है, गैप ज़्यादा है। और ये निकट होते तो इसमें क्या होता, अंतर आणविक बल अधिक होता, पर इसमें स्पेस ज़्यादा है तो इसमें क्या है, आकर्षण बल कम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है इन्हें जानते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन को समझते हैं। तो पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन कैसे होते हैं, जैसे ठोस है, ठोस को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव, और द्रव को और गर्म किया तो क्या बन जाएगा, गैस।
तो जैसे ठोस अपन ने बर्फ़ रखी हुई है, तो ठोस को बर्फ़ को गर्म किया तो वो क्या बन गई, जल यानी लिक्विड। तो और लिक्विड यानी जल को गर्म किया तो क्या बन गई, गैस मतलब भाप। तो वाष्प यानी भाप बन गई तो क्या बन गई, गैस। अब इस गैस को अपन, इसका नियम उल्टा होगा। अब इस गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, जल। गैस को ठंडा किया तो क्या बन जाएगा, जल। और जल को और अधिक ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ, ठोस। तो इसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, जैसे लोहा है मान के चलिए, तो लोहा को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, वह द्रव यानी जल के समान लिक्विड हो जाएगा। और लोहे को और गर्म करेंगे तो वह वाष्प बन जाएगा। और वाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, जल मतलब लिक्विड हो जाएगा। और लिक्विड को और गर्म और ठंडा करेंगे तो वह ठोस अवस्था में जे कहते हैं आ जाएगा। तो बर्फ से बना क्या, जल। और जल से बना क्या, गैस। और गैस को अपन ने ठंडा किया तो जल बन गया, लिक्विड बन गया। और लिक्विड को ठंडा किया और तो क्या बन गया, ठोस बर्फ बन गया। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं अपन और समझते हैं। तो आप थोड़ा यहाँ डायग्राम की सहायता से समझाएंगे, हम आपको डायग्राम बनाते हैं और समझाते हैं आपको। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन समझते हैं। घनत्व ठोस में सबसे अधिक होता है। घनत्व क्या होता है, जैसे ए गोला है तो ए बिल्कुल सटा हुआ होगा और ए भी इससे चिपका होगा, तो इनमें घनत्व सबसे अधिक होता है ठोस में। उसके बाद द्रव को समझते हैं। तो द्रव है, ये क्या है, ठोस। ठोस में घनत्व अधिक होता है। अब इसके बाद द्रव, तो द्रव में कैसा होता है, थोड़ा स्पेस होता है, तो ये द्रव है। द्रव ऐसा होगा, तो ये द्रव का घनत्व कैसा होता है, ठोस से कम होता है। और गैस का घनत्व कैसा होता है, तो गैस का घनत्व, एक गैस का घनत्व है, तो ये क्या है, गैस का घनत्व। तो सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, ठोस का। दूसरे नंबर पर गैस का और तीसरे नंबर पर घनत्व, मतलब सबसे अधिक घनत्व ठोस का, फिर दूसरे नंबर पर घनत्व द्रव का और तीसरे नंबर पर गैस का घनत्व होता है। तो सबसे कम घनत्व किसका होता है, गैस का, और सबसे अधिक ठोस का घनत्व होता है। अब आणविक आकर्षण बल को समझते हैं। तो इनको भी इसी डायग्राम से समझाते हैं आपको। आणविक आकर्षण बल, तो ये ठोस है, तो ठोस में आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, इनमें बिल्कुल गैप नहीं होता। तो ये क्या है, आणविक आकर्षण बल। अब द्रव में आणविक आकर्षण बल कैसा होगा, थोड़ा गैप होगा, थोड़ा थोड़ा। तो ये आणविक आकर्षण बल किसका है, द्रव का। और गैस का आणविक आकर्षण बल कैसा होगा, तो एक यहाँ पर गैस का अणु, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और यहाँ पर एक गैस का है। तो आप समझ गए होंगे। तो आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक किसका होता है, ठोस का। और सबसे कम आणविक आकर्षण बल किसका होता है, गैस का। तो सबसे अधिक ठोस का आणविक आकर्षण बल और सबसे कम गैस का, द्रव का माध्य होता है। ठीक, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझे होंगे। आंतरिक आणविक बल मतलब तीसरे नंबर को समझते हैं अब। तो आंतरिक आणविक बल कैसा होता है, तो आंतरिक आणविक बल सबसे अधिक किस में होगा, तो सबसे अधिक गैस में होगा आंतरिक आणविक स्थान। तो आंतरिक आणविक स्थान सबसे अधिक किस में है, गैस में। जैसे गैस, तो यहाँ पर ये आंतरिक आणविक स्थान सबसे अधिक किस में है, स्पेस, गैस में। द्रव में, तो द्रव में थोड़ी कम है, द्रव में थोड़ी आंतरिक आणविक स्थान कम है। और सबसे अधिक आंतरिक आणविक स्थान सबसे कम किस में है, तो ठोस में। तो ठोस के अणु बिल्कुल सटे पास पास होते हैं, तो आप समझ गए होंगे। और प्रसार मतलब उनके फैलने की क्षमता, तो सबसे जल्दी कौन फैलेगा, गैस।
और इसके बाद कौन फैलेगा, गैस के बाद तो द्रव, और द्रव के सबसे कम कौन फैलेगा, ठोस। तो प्रसार करने की क्षमता मतलब प्रसार सबसे जल्दी गैस और फिर द्रव फिर ठोस। तो सबसे जैसे स्प्रे है कोई भी, तो परफ्यूम वगैरह, तो ये गैस होते हैं, तो ये प्रसार जल्दी कर जाते हैं और द्रव टाइम में लगाते हैं, और ठोस का प्रसार नहीं होता है लगभग। तो प्रसार एक्सपेंशन किसका है, गैस, फिर द्रव फिर ठोस आएगा। विसरण सबसे पहले किसका होगा, तो गैस का, फिर द्रव का और फिर ठोस का। गतिज ऊर्जा, तो सबसे पहले गैस फैलेगी, तो गतिज ऊर्जा सबसे पहले किसकी है, गैस, फिर द्रव फिर ठोस। तो आशा करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्लाज्मा को समझते हैं। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था है जिसमें धनावेशित आयनों तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। जैसे सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। तो सूर्य है और सूर्य है जैसे, तो सूर्य और तारों में जो ऊर्जा है वो किसके कारण होती है, प्लाज्मा अवस्था के कारण। आपको मैंने डायग्राम में भी दिखाया था सूर्य का चित्र प्लाज्मा में स्टार्टिंग में, तो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है जिसमें अत्यधिक ऊर्जावान अणु पाए जाते हैं। इस अवस्था में पाए जाने वाले कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। यही कारण है कि बल्ब अधिक चमकीले दिखाई देते हैं। उच्च तापमान के कारण तारों में भी प्लाज्मा अवस्था का निर्माण होता है। तो तारों में भी प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है और सूर्य में। तो इसको डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस, इसके बाद क्या है, प्लाज्मा अवस्था। तो सबसे ज़्यादा मतलब प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था होती है जिसमें धनावेशित आयनों और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो प्लाज्मा में क्या है कि आयनीकृत अवस्था में धनावेशित और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, इसलिए यह प्लाज्मा अवस्था है। और सूर्य और तारों की ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण है। तो सूर्य है और तारे हैं, इनमें प्लाज्मा अवस्था के कारण ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, तो इसे जानते हैं। तो यह बॉस-आइंस्टीन यानी BEC, तो बॉस-आइंस्टीन अवस्था को जानते हैं। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है जिसका नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया था। इस अवस्था का निर्माण वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम ताप पर ठंडा करने से बनती है। तो कैसा, तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। वर्ष 1920 में भारतीय वैज्ञानिक तो वर्ष 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की, जिसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में द्रव की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की।
ईसी वह अवस्था है जिसमें किसी गैस को लगभग परम शून्य ताप तक शीतल करने पर परमाणुओं की मुक्त ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। तो 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पांचवी अवस्था की खोज कर ली थी, पर इनकी अवस्था को कोई मानता नहीं था। तो इसलिए यह अल्बर्ट आइंस्टीन के पास गए और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे मान्यता दिला दी और इनने अपना साथ में नाम जोड़ लिया। यह कहानी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस डायग्राम से आपको बताते हैं कि जैसे लो टेम्परेचर पर अपन जैसे प्लाज्मा को ठंडा करेंगे तो वह गैस बन जाएगी, और गैस को और ठंडा करेंगे तो लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगी? सॉलिड यानी ठोस। तो पहले क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का इसमें पूरा खेल है बस। तो प्लाज्मा को अपन ने क्या किया, प्लाज्मा को ठंडा किया थोड़ा तो गैस बन गई, और इस गैस को हाई टेम्परेचर मतलब इस गैस को लो टेम्परेचर पर कर दिया 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसको गैस को लो टेम्परेचर पर कर दिया तो यह क्या बन जाती है? बॉस आइंस्टीन गैस अवस्था बन जाती है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। पदार्थ की 5 अवस्थाएं वर्तमान में, तो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों को समझते हैं। पदार्थों में 2 प्रकार का परिवर्तन होता है। 2 प्रकार का परिवर्तन होता है, भौतिक और रासायनिक, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो भौतिक परिवर्तन को समझते हैं। भौतिक परिवर्तन यह एक अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कैसा है? अस्थायी परिवर्तन। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है। तो जैसे मोमबत्ती है तो वो पिघल गई अपने आप, तो उसे अपन पूर्ण अवस्था में ला सकते हैं। तो यह भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन क्या है? यह स्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं आता। तो उदाहरण के लिए क्या है इसका? तो अस्थायी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में होता है। जैसे रासायनिक परिवर्तन, तो जैसे इसके लिए आपको समझाएं कि जैसे गेहूं है तो गेहूं का अपन ने आटा बना लिया, और तो उसको अपन गेहूं नहीं बना सकते, तो इसका रासायनिक परिवर्तन हो गया है। और एग्जाम्पल जैसे पाचन क्रिया, तो कोई खाना खाया तो उसको दोबारा जैकाते नहीं बना सकते, यह रासायनिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताते हैं। तो पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझते हैं। तो जैसे भौतिक परिवर्तन क्या है? मोमबत्ती का पिघलना। तो भौतिक परिवर्तन मोमबत्ती का पिघलना। भौतिक परिवर्तन क्या है? मोमबत्ती का पिघल जाना। और रासायनिक परिवर्तन क्या है? मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती अगर जल जाएगी तो उसे दोबारा जैकाते नहीं बनाएंगे, ये रासायनिक परिवर्तन है। पर भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? मोमबत्ती ऑटोमेटिक पिघल गई तो उसे जैकाते बना सकते हैं। भौतिक परिवर्तन पानी से बर्फ बनना। तो पानी से जो बर्फ बन गई तो उसे अपन बर्फ दोबारा बना सकते हैं। पर रासायनिक परिवर्तन क्या है? मक्खन का खट्टा होना। तो मक्खन खट्टा हो गया तो उसको दूध थोड़ी बना सकते हैं। जैसे दूध से दही बन गया तो दही को अपन दूध नहीं बना सकते। तो ये मक्खन का खट्टा होना ये रासायनिक
है। और भौतिक परिवर्तन पानी का वाष्प बनना, पानी का गैस बनना या वाष्प बनना। पर खाने का पचना ये रासायनिक परिवर्तन है, जो पच जाएगा उसे जै कहते हैं नहीं बना सकते। दूध का गर्म होना, और तो दूध गर्म होगा तो वह ठंडा भी हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना, तो यह रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने से लोहा खराब हो जाता है, उसे दोबारा नहीं ला सकते। रेत का पानी में घुलना, तो इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन है। कागज का फटना, तो उसे जोड़ सकते हैं, तो भौतिक परिवर्तन है। पर दूध से दही बनना, यह रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, इसी कागज को बन दोबारा जल जाएगा, तो जै कहते हैं नहीं कर सकते, तो यह रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक और रासायनिक में अंतर क्या है? जिस चीज को दोबारा प्राप्त किया जा सकता, जैसे बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, तो वह भौतिक परिवर्तन है। पर रासायनिक परिवर्तन, कागज का जलना, तो उसे कागज को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो वह क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे प्रीवियस क्वेश्चन लगाते हैं। और दोस्तों पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन शुरू करते हैं, और आप भी इनका उत्तर दे सकते हो। तो अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 3। तो अभी तक पदार्थ की कितनी अवस्थाएं वैज्ञानिकों द्वारा पता की गई हैं या तय की गई हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 अवस्थाएं में। विसरण अत्यधिक तीव्र से होता है, तो विसरण यानी फैलना। सबसे अधिक कौन फैल जाता है? तो ठोस, द्रव, गैस। तो सबसे अधिक कौन फैलता है? गैस। पर ऑप्शन में नहीं है, तो द्रव। तो द्रव में विसरण अत्यधिक तीव्र होता है, ऑप्शन नंबर बी। यदि अमोनिया गैस, यदि अमोनिया गैस, तो कपूर क्या है? तो कपूर ठोस है, ऑप्शन नंबर बी। कपूर क्या है? ठोस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आधुनिक रासायनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैसे आधुनिक रासायनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका आकार और आयतन निश्चित होता है? तो ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, पर द्रव का आयतन निश्चित होता है, पर आकार नहीं होता निश्चित। ठीक। और गैस का आयतन और आकार, जैसे आयतन और आकार ये दोनों अनिश्चित होते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो चौथी अवस्था प्लाज्मा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गैसों के बारे में सत्य है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गैसों के बारे में सत्य है? तो गैसों का निश्चित आयतन और निश्चित आकृति होती है, ये ऑप्शन नंबर गलत है। गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकृति होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बी सही है, पर ए ऑप्शन नंबर कैसा है? गलत। और गैसों का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति अनिश्चित होती है, तो सी भी गलत है। गैसों की आकृति निश्चित होती है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता, तो ये भी गलत है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित में से किसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार, तो इसको क्या, निम्नलिखित में से किसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता? तो आकार निश्चित किसका नहीं होता है?
तो जल का, जल वाष्प का, ऑक्सीजन का, पुस्तक का, नींबू का रस, तो इसमें नींबू का रस आ जाएगा। तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है। तो निम्न में से किसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है? तो यह किस में होता है? गैस में होता है कि आयतन तो निश्चित रहता है। जैसे गैस में क्या होता है? गैस, तो गैस में आयतन तो निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता। तो इसका सही उत्तर क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी, नींबू का रस। तो नींबू का रस क्या है? द्रव। तो यह द्रव का है, सॉरी वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, द्रव। आयतन तो निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता किसमें? द्रव में। तो यह द्रव का है, नींबू का रस क्या है? द्रव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसको समझते हैं। तो क्या बोल रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो शरीर में भोजन का पचना, तो क्या है रासायनिक परिवर्तन? दूध का दही बनना, ये क्या है रासायनिक परिवर्तन? लोहे में जंग लगना, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह होते हैं जो वापस कहते हैं ना किए जाएं। जल का जल वाष्प में परिवर्तन होना, तो यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसे जैसे बर्फ है तो बर्फ से जल, मतलब जल में परिवर्तन हो जाए और जल को अपन परिवर्तन किस में कर देंगे? बर्फ में। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। पर शरीर में भोजन का पचना, तो भोजन से अपन गेहूं या आटा कुछ भी तो नहीं बना सकते, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही बनना, तो दही से दूध नहीं बनेगा, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, तो जो लोहा जंग लगकर खराब हो गया तो उसी जय कहते हैं, लोहा तो नहीं बना सकते, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जैसे कागज का जलना, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। पर जल का जल वाष्प में परिवर्तन होना, यह क्या है? तो यह भौतिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो पानी का बर्फ में परिवर्तन होना, मानव में पाचन, मानव में श्वसन, दूध से दही बनना, तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, पानी का बर्फ में परिवर्तन होना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो सितारों यानी सात सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, इसे समझते हैं। तो उच्च तापमान, ऑप्शन नंबर बी उच्च दाब, ऑप्शन नंबर बी कम दाब, ऑप्शन नंबर डी कम तापमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च तापमान। सितारों में प्लाज्मा का बनने का कारण क्या है? उच्च तापमान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, ऊष्माक्षेपीय परिवर्तन, ऊष्माग्राहीय परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक परिवर्तन। तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसको समझते हैं। एक रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? एक अंडा पकाना, केक को बेक करना, एक आइस क्यूब पिघलाना, केला सड़ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर वी, एक आइस क्यूब का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। यह क्या है? भौतिक परिवर्तन है ये। और एक अंडा पकाना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। केक को बेक करना रासायनिक परिवर्तन, केला सड़ना रासायनिक परिवर्तन, एक आइस क्यूब पिघलना भौतिक परिवर्तन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन बताना है आपको। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना
मोम का जलना मोम का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन, पर मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों, योर कमेंट प्लीज़, आप सभी से कमेंट करने के लिए आग्रह है कि कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी और कैसा समझ में आया। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।